हेलो लर्नर्स, हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 8th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फर्स्ट। नेम इज़ हनी ड्यू। हनी ड्यू हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, रिटन बाय माइकल मोरपर्गो। माइकल मोरपर्गो इनका फुल नेम दिया हुआ है, लेकिन शॉर्ट कर लोगे वही काफ़ी है। कौन है जो हमारे राइटर हैं? माइकल मोरपर्गो एक चिल्ड्रन नोवेलिस्ट हैं। उन्होंने उनका फेमस नोवेल है वॉर हाउस। जो हमारी स्टोरी है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम की है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किस किस के बीच हुआ था? इंग्लैंड एंड जर्मनी के बीच। तो ये दोनों एनिमीज कंट्रीज थी उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। उस टाइम की ये स्टोरी है। स्टोरी में क्या है? द ऑथर बाय अ चीप 19th सेंचुरी ओक रोल टॉप डेस्क फ्रॉम अ जंक शॉप। जंक शॉप यानी कि कबाड़ी की शॉप से जो हमारे ऑथर हैं वो एक ओक ट्री का बना हुआ, ओक मत की लकड़ी का बना हुआ 19th सेंचुरी का एक सस्ता सा डेस्क खरीदते हैं। और उसमें उनको क्या मिलता है? एक लेटर। क्या मिलता है उनको? एक लेटर। देखते हैं उस लेटर में क्या। तो जो हमारे ऑथर हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं इसको पुराना ही ले लेता हूँ, क्योंकि सस्ता है, इसलिए सस्ता मिल रहा था, इसलिए उन्होंने पुराना ही ले लिया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा, यानी कि रिपेयर कर लूँगा द डेस्क ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस इवनिंग तक मैं उसको रिपेयर कर लूँगा। और लेकिन होता क्या है? फाइंड्स अ सीक्रेट स्पेस। वहाँ उनको मिलती है एक सीक्रेट स्पेस इन द लास्ट ड्रॉर। लास्ट ड्रॉर में, डेस्क के लास्ट ड्रॉर में उनको एक सीक्रेट सी जगह मिलती है, कंटेनिंग अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, जिसमें उनको मिलता है छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स, एंड अ लेटर इन इट रिटन बाय। और उसके अंदर क्या मिलता है? एक लेटर रिटन बाय जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन कौन थे? अब एन एन इंग्लिश आर्मी कैप्टन। जिम मैकफर्सन कौन थे? इंग्लिश आर्मी कैप्टन। और ये लेटर उन्होंने किसको लिखा था? टू हिज वाइफ कोनी। तो वाइफ का नेम क्या था? कोनी। कोनी को उन्होंने लिखा था। लेटर में क्या था? अबाउट एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट के बारे में था। टुक प्लेस किन किन के बीच हुआ? ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस डे के दिन हुआ इन 1914 व्हेन जर्मन एंड ब्रिटिश सोल्जर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। जब ये क्या इंसिडेंट था कि ब्रिटिश और जर्मन जो आर्मीज थी वो एक दूसरे की दुश्मन थी इस टाइम पे, मतलब, लेकिन वो उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने सेलिब्रेट किया क्रिसमस ईव टुगेदर। तो ये एक मतलब अलग सी यूनिक सी चीज़ थी ना, तभी एनिमीज़ एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस डे। तो ये उन्होंने अपनी वाइफ को बताया हुआ था लेटर में। लेटर इसी के बारे में है। देखते हैं क्या होता है आगे। लेटर पे लिखा क्या हुआ था? शेकी हैंड राइटिंग, यानी कि कांपते हुए हाथ, इस टाइप से की, मतलब हिलते हिलते हाथों से ऐसे लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, मतलब जिम मैकफर्सन का लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 25 Jan 1915 को, मतलब उनकी वाइफ को ये रिसीव होगा। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और हो सकता है कि मतलब आर्मीज के बीच जो युद्ध तो चला ही हुआ था, हो सकता है कि ये मेरे साथ भी जल जाए। और अगर रिसीव होगा तो 25 जनवरी 1915 को ये रिसीव होगा उनकी वाइफ को। और हो सकता है ये जल भी जाए, मतलब वो अपनी वाइफ को बस लिखते हैं, उनको नहीं पता ये रिसीव हो भी पाएगा या नहीं। इनसाइड बॉक्स के अंदर एनवलप द एड्रेस रीड, एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ था ये, मिसिज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस बर्ड पोर्ट डोरसेट। डोरसेट लंदन में है, इंग्लैंड में जगह है, उसका नाम है। तो ये एड्रेस उसके ऊपर लिखा था, 12 स्ट्रीट का नाम है। रिटन बाय पेंसिल एंड डेट्स उसके ऊपर लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। तो इंसिडेंट क्या था हम देखते हैं इस लेटर में क्या लिखा हुआ था। अब है एक फ्रिट्स वर्ड यूज़ होता है कॉमनली जर्मन सोल्जर्स के लिए, और टॉमी वर्ड यूज़ होता है ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। ये कई बार लेसन में यूज़ किया गया है, ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। फ्रिट्स फॉर जर्मन सोल्जर्स एंड टॉमी फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स। ऑन क्रिसमस ईव मैकफर्सन सा समवन वेविंग अ वाइट फ्लैग फ्रॉम एनिमी साइड। तो क्रिसमस इवनिंग के दिन रात क्या होता है शाम को कि मैकफर्सन को दिखता है कि वाइट फ्लैग दिखाई दे रहा है एनिमी साइड से।
विश्ड मैरी क्रिसमस टू ईच अदर, और वो वाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है, शांति, ठीक है। तो वो आ जाते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं खुशी के साथ गले लगा के। जर्मन ऑफिसर होता है एक उनमें, उसका नाम होता है हंस वुल्फ, और वो किससे बात कर रहा होता है, मैकफर्सन से बात करता है। वो बोलता है कि मैं कहाँ से हूँ, हंस वुल्फ बताता है कि मैं कहाँ से हूँ, डसरल्डोर्फ ही, और क्या बताते हैं अपने बारे में, और कि उन्होंने सेलो प्ले किया हुआ है कहाँ पे, ऑर्केस्ट्रा में। मतलब जो इंग्लिश लोग होते हैं या जर्मन मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, उनका ऑर्केस्ट्रा में प्लेज होते हैं। सो वो बोलता है कि मैंने सेलो प्ले किया हुआ है ऑर्केस्ट्रा में, ठीक है। और इंग्लिश सोल्जर अपना इंट्रो कैसे बताते हैं, इंग्लिश ऑफिसर कौन है, मैकफर्सन, जिनका लेटर हमको मिलता है, तो वो क्या बताते हैं, मैं हूँ डोरसेट से, फ्रॉम डोरसेट यानी कि इंग्लैंड से, और क्या थे, एक स्कूल टीचर। तो जिम अपने बारे में ये बताते हैं। जब जिम अपने बारे में बताते हैं कि वो डोरसेट से है, तो हंस वुल्फ बोलते हैं, हंस वुल्फ सेड आई न्यू डोरसेट वेरी वेल बाय हार्डीज नोवेल, थॉमस हार्डी के नोवेल्स से। वैसे तो वो कभी नहीं गए, हंस वुल्फ कभी भी विजिट नहीं किया उन्होंने डोरसेट, लेकिन फिर भी वो जानते हैं डोरसेट को बाय हार्डीज नोवेल, थॉमस हार्डी के नोवेल से बहुत अच्छे से वो जानते हैं डोरसेट को। इनफैक्ट थॉमस हार्डी वाज हिज फेवरेट राइटर। थॉमस हार्डी किसके फेवरेट राइटर थे, हंस वुल्फ, और जो कौन है, जर्मन आर्मी के ऑफिसर हैं। और वो बताते हैं उनकी फेवरेट बुक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये दोनों याद रखना कि थॉमस हार्डी का रेफरेंस लिया गया है कि वो फेवरेट राइटर थे किसके, हंस वुल्फ। हंस वुल्फ इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपोजिट आर्मी के। सो जर्मन ऑफिसर के फेवरेट राइटर थे कौन, थॉमस हार्डी, और उनकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये ध्यान रखना आप अच्छे से। जर्मन्स को ही ग्रे कोटेड भी बोला गया है, यहाँ पे इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। ऑल एंजॉयड जर्मन वाइन एंड कैंड मीट, सभी जो आर्मी के लोग थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने एंजॉय की जर्मन वाइन एंड कैन, मतलब कैन वाला जो स्टोर किया हुआ मीट। नेक्स्ट है मैकफर्सन शेयर्ड विद हंस वुल्फ द क्रिसमस केक, जो मैकफर्सन है वो क्रिसमस केक शेयर करते हैं हंस वुल्फ के साथ। हिज वाइफ हैड सेंट फॉर हिम, जो कि मैकफर्सन की वाइफ यानी कि कोनी ने भेजा था अपने हस्बैंड के लिए, तो वो शेयर करते हैं किसके साथ, हंस वुल्फ के साथ। हंस वुल्फ सेड दैट द मैज़ीपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, मतलब वो उसकी तारीफ़ करता है कि जो उन्होंने खाया वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैज़ीपन इज़ अ डिश, मतलब उनकी कोई डिश होगी, तो वो कहता है कि मैंने ये ऐसा कभी नहीं खाया, ये इतना टेस्टी है। द सोल्जर्स ने खेली फुटबॉल, क्या खेली ये भी ध्यान रखना कि मतलब ये कभी कभी जो होता है ना कि कौन सी गेम खेली, तो ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना कि सोल्जर्स ने क्या खेली, फुटबॉल। सो हंस वुल्फ क्या कहते हैं, सुजेस्टेड दैट द वर्ल्ड वुड बी बेटर इफ़ प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व्ड बाय द फुटबॉल मैच इंस्टेड ऑफ वार। तो हंस वुल्फ इसके ऊपर कमेंट करते हुए बोलते हैं कि संसार बहुत अच्छा होता, मतलब जो अब की सिचुएशन है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता अगर प्रॉब्लम्स जो थी वो फुटबॉल मैच में रिजॉल्व हो जाती बजाय कि वार के, ठीक है। तो कौन बोलता है ये, हंस वुल्फ। ये ध्यान रखना कि ये कमेंट किसने किया था, हंस वुल्फ ने, जो कौन था, जो जर्मन ऑफिसर था। अब आता है फ्रिंड्स एंड टॉमी, यानी कि फ्रिंड्स यानी कि जर्मन सोल्जर, टॉमी इंग्लिश सोल्जर। तो पार्टिंग सीन होता है जब वो अलग होते हैं, ठीक है, मतलब जाने लगते हैं, तो वो क्या सुनाते हैं। सो जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं वो गाते हैं कैरोल, और टॉमी होते हैं वो गाते हैं कोरस, और एक दूसरे को अलविदा करते हैं। वाइल शेफर्ड्स वॉच्ड, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये कोरस वो गाते हैं इंग्लिश आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो, ठीक है। और फ्रिड्स यानी कि जर्मन सोल्जर्स गाते हैं कैरोल और एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। अब क्या है कि लेटर कोनी को मिलता है
कैसे कि जो ऑथर होते हैं हमारे वो डिसाइड करते हैं कि ये लेटर जो है मैं क्रिसमस ईव के दिन उनकी वाइफ तक यानी कि कोनी तक पहुंचा दूंगा। तो वो क्या करते हैं, लेटर टू कोनी, द ऑथर डिसाइडेड टू हैंड ओवर द लेटर ही फाउंड टू मिसिस मैकफरसन को पहुंचा देंगे। एड्रेस देखते हैं, वो हाउस नंबर 12 वाज बरीड। जब वो पहुंचते हैं उस एड्रेस पे तो वो देखते हैं कि जो हाउस नंबर 12 है वो जला हुआ है, मतलब जल चुका है, वहाँ पे कोई नहीं है इस टाइम पे। उनको पता लगता है कहीं से कि उन्होंने जो लेडी है वो कहाँ रहती हैं, 101 साल की हो चुकी हैं और रहती कहाँ पे है, नर्सिंग होम में। ठीक है, तो वो उनसे वहाँ पे जाके मिलता है। हर आइज लिट अप व्हेन ही, यानी कि ऑथर जो है हमारे उनको कोनी नाम से बुलाते हैं। वो तो खुश क्यों हो जाती है, क्योंकि वैसे तो उनको सब मिसिस मैकफरसन के नाम से जानते होंगे, लेकिन उनके हस्बैंड उनको कोनी के नाम से बुलाते होंगे, इसलिए वो मतलब ये नाम इतने सालों बाद सुन के उनकी आइज़ चमक उठती हैं। एंड गेव हर द लेटर, और जो हमारे ऑथर हैं वो देते हैं उनको लेटर। शी सेड दैट हर जिम हैड केप्ट हिज प्रोमिसेस, वो बोलती है कि मेरे जिम जो हैं मतलब मेरे हस्बैंड वो अपने प्रोमिसेस बहुत अच्छे से निभाते थे। शी सेड दैट शी हैड गोट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और वो क्या बोलती है एंड में कि उसको क्रिसमस प्रेजेंट सबसे अच्छा, जो संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट उसको मिला है। और यहीं पे हमारा जो लेसन है वो एंड हो। हमारा सेकंड लेसन है सुनामी। सुनामी जो लहर होती है उसके बारे में। ठीक है, रिटन बाय सोनाली डेरानिया गाला। ठीक है, सोनाली डेरानिया गाला। देखते हैं इसमें क्या है। जो स्टोरी है वो कहाँ पे सेट है, मतलब हमारी स्टोरी कहाँ पे घूमती है, उसका प्लेस क्या है, अंडमान निकोबार। ठीक है, इसमें 3 स्टोरीज आपको मिलेंगी देखने को जो अलग अलग लोगों की है और कि वो कैसे फेस करते हैं सुनामी को। फर्स्ट स्टोरी देखते हैं किसकी है, इग्निशियस। इग्निशियस कौन है, मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कहाँ पे, कटचल में। कटचल में प्लेस इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर है। उनका इंसिडेंट देखो, हिज वाइफ वॉक हिम एट 6 AM, उनको 6 बजे उठा देती है उसकी वाइफ, क्योंकि उसको लगता है सेंसिंग एन अर्थक्वेक, उसको महसूस होता है कि अर्थक्वेक आया हुआ है मतलब। तो इग्निशियस क्या करता है, टीवी जो है वो नीचे ज़मीन पे रख देता है ताकि वो बच जाए टूटने फूटने से। हिज वाइफ स्वेप्ट अवे, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, इन सब का, उसकी जो वाइफ है, उसके 2 बच्चे और उसकी वाइफ के फादर एंड ब्रदर, ये सब सुनामी में बह जाते हैं। कौन कौन, उसकी वाइफ, 2 बच्चे और उसकी वाइफ के फादर एंड ब्रदर, ये सुनामी में बह जाते हैं और ना दोबारा मिलते। नेक्स्ट है हमारे संजीव, ब्रेव संजीव के बारे में। ये कौन है, एक पुलिसमैन है। मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, जो अपने आप को तो बचा लेते हैं, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, और उनकी बच्ची और बीवी को भी बचा लेते हैं। हर्ड द क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन उनको ना आवाज़ आती है बाहर से, मतलब जैसे आवाज़ आ जाती है, वो अपनी फैमिली को तो बचा लेते हैं लेकिन उनको एक आवाज़ आती है किसकी, जॉन्स वाइफ की। जॉन कौन है, गेस्ट हाउस में कुक है, उसकी वाइफ की आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ। तो वो जंप इनटू वाटर टू सेव एंड स्वेप्ट अवे, तो वो जंप कर जाते हैं उनको बचाने के लिए पानी में, और पानी के साथ ही बह जाते हैं। कौन, जॉन्स की वाइफ और जो संजीव है वो भी। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं हमारी मेघना। मेघना कौन है, 13 साल की बच्ची है, मतलब स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स के साथ बह जाती है। और 77 और भी लोग थे, मतलब जो उस टाइम पे बहे थे, जिनका कि पता चला है। जो मेघना होती है ऑन वुडन डोर एंड केप्ट फ्लोटिंग ऑन इट फॉर 2 दिन। 2 दिन के लिए जो मेघना है वो दरवाज़ा उसको मिल जाता है, मतलब बहते बहते पानी में, तो उसके ऊपर वो अपने आप को थोड़ा सा सेव कर लेती है और 2 दिन तक उसी दरवाजे के ऊपर बहती रहती है। नेक्स्ट है हमारी ट्रेजेडी ऑफ अल्मस। अल्म्स कौन है, 10 years old, 10 साल की है अल्म्स। फादर, ही क्राइड टू वोक अप, जो उसके फादर हैं उसको पता चल जाता है कि मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है, सुनामी वगैरह या कुछ भी अर्थक्वेक, मतलब थोड़ा सा पहले आभास हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वोक अप हिज फैमिली मेम्बर्स ट्राइंग टू रश, तो वो क्या करते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स को उठाते हैं
ट्राइंग टू, कि वो सेफ प्लेस पे चले जाएं, तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को उठाते हैं कि जल्दी से उठो और किसी सेफ प्लेस पे चलते हैं। हर फादर वाज रेडी ऑलरेडी गेट अप, क्योंकि उनके पापा पहले से ही उठ चुके थे। तो वो जब गिरने लगते हैं तो बहुत फादर, जो एल्म्स है वो बहने लगती है, मतलब सुनामी में एकदम से आ जाती है ना, तो इसलिए तो वो दोनों उसको बचाने के चक्कर में दोनों एल्म्स भी और उसके फादर भी स्वेप्ट अवे बह जाते हैं। और जो आंटीज़ और उनकी मदर थी घर में, स्वेप्ट अवे विद अ ट्री, मतलब एक पेड़ के साथ वो भी बह जाते हैं, यानी कि पेड़ के साथ वो लटकी रहती हैं या पेड़ को पकड़ लेती हैं, तो उसके साथ वो भी बह जाती है। तो आर्म्स के साथ क्या होता है, एक लॉग ऑफ वुड, मतलब एक लकड़ी का ढांचा या टुकड़ा उसको मिल जाता है थोड़ा बड़ा, फाउंड हर्स, और एंड में क्या होता है, वो उसी के सहारे मतलब बहती रहती है। तो एंड में वो अपने आप को कहाँ पे पाती है, हॉस्पिटल में। कहाँ पे, कमोरटा, कमोरटा अंडमान निकोबार में ही है। तो वहाँ पे अपने आप को वो पाती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, या नेक्स्ट, या जब भी मतलब होश में आती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। सेकंड स्टोरी है हमारी थाईलैंड में सेट, ठीक है, यानी कि उसका सेटिंग प्लेस कौन सा है, थाईलैंड। इसमें क्या है, टिल्ली की फैमिली है ये, टिल्लीज फैमिली कम टू थाईलैंड आई हुई है इंग्लैंड से टू सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं, कहाँ से, थाईलैंड आए हैं इंग्लैंड से। और दिन क्या है, 26 दिसंबर की रात है वो, ये समझो। सो क्या होता है, टिल्ली एंड हर मदर पेनी स्मिथ सा द वाटर मूवमेंट फ्रॉम द सी, मतलब वो बीच पे हैं, उनको ना दिखता है, टिल्ली और उसकी मदर है पेनी, जो वो बाहर हैं बीच पे, तो उनको दिखता है कि जो समुद्र है वो उनकी तरफ आ रहा है, मतलब पानी की मूवमेंट उनको लगती है कि भी कुछ गड़बड़ है। अब टिल्ली की मदर को इतना नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन जो टिल्ली है उसने ज्योग्राफी की क्लास में, ज्योग्राफी टीचर ने उनको एक वीडियो दिखाई थी टू शो दैम इन क्लास 2 वीक्स अगो, 2 हफ्ते पहले उनको एक वीडियो दिखाई थी उनके ज्योग्राफी टीचर ने अबाउट द साइंस ऑफ सुनामी। सो सुनामी के क्या क्या साइंस होते हैं उनके बारे में ज्योग्राफी टीचर ने एक वीडियो दिखाई थी। तो वो चिल्लाने लग जाती है, कौन, टिल्ली। शी स्क्रीम्ड एंड आस्क्ड हर फैमिली टू गो ऑफ द बीच, तो वो चिल्लाती है और अपनी फैमिली को बोलती है कि बीच से दूर भागो, बीच से दूर भागो। तो फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, सो होटल के 3rd फ्लोर में वो रुक जाते हैं, जो फैमिली होती है। इट सीम्स देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आफ्टर देम, तो मतलब उनको ऐसा महसूस होता है कि पूरा का पूरा समुद्र उनकी तरफ ही आ रहा है, मतलब उनके पीछे पीछे ही आ रहा है, इतनी ज़्यादा उनको मतलब ऐसे महसूस होता है। आप खुद सोचो, सुनामी आई है तो बहुत ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन जो वहाँ पे हुआ है। थर्ड स्टोरी है अबाउट एनिमल्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि जो सुनामी आई है उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की डेथ होगी, लेकिन एनिमल्स थे वो बहुत ही कम थे। मतलब कुछ लोगों ने देखा कि जो एलिफेंट थे 2, वो बीच से 2 एक आधा घंटा पहले ही दूर चले गए। एक जो डॉग को घुमाने आए हुए थे, कोई मतलब कोई ओल्ड पर्सन थे, तो उनका डॉग दूर भागने लग गया। मतलब एनिमल्स के पास 6th सेंस होती है, ये बताया गया है थर्ड स्टोरी में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। थर्ड लेसन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा थर्ड लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट के कुछ ग्लिम्पसेस, यानी कि कुछ मेमोरीज बोल सकते हैं हम। और ये लिया कहाँ से गया है, फ्रॉम आर फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे जो भी कुछ इंसिडेंट्स हुए, छोटे मोटे बड़े जो भी थे, उनसे लिया गया है। और रिटन बाय SD सावंत, सावंत इनके राइटर हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। स्टार्टिंग में है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया का जो फर्स्ट वार था इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बताया गया है। ये कौन सा था, 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857, झांसी की रानी वाला रिवोल्ट, इसको हम ध्यान रख सकते हैं ऐसे। तो इसमें क्या हुआ था, और क्या क्या हुआ था, ब्रेव जो टीपू सुल्तान थे, कहाँ से लड़े थे, मैसूर से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, लेकिन बैटलफील्ड में उनकी डेथ हो गई। सो इसमें सारी ऐसी ही स्टोरीज हैं, छोटे छोटे से ग्लिम्पसेस बताए गए हैं, मतलब छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए गए हैं अबाउट फ्रीडम मूवमेंट। सो इसमें एक बोला गया है कि जो रिलीजियस लीडर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, और तो इन्होंने ना मतलब वो किया कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें क्या जो है जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है बाय ब्रिटिश,
ठीक है। तो वो था अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। ये मतलब दो खराब चीज़ें थी जो अच्छी नहीं थी इंडियन सोसाइटी में, तो इनको सुधारना चाहिए। तो इनके ऊपर किन्होंने, तो ये रिलीजियस रिफॉर्म्स इनको बोलते हैं, उनके ऊपर काम किया। तो वो कौन कौन थे जिन्होंने काम किया? राजा राम मोहन राय फर्स्ट है, इनको ध्यान रख लेना। राजा राम मोहन राय ने क्या किया? ट्राई टू रिफॉर्म द सोसाइटी, सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश, यानी कि थोड़ा सा चेंज या अपडेट, अच्छे तरीके से अपडेट करने की कोशिश की। टोट पीपल दैट द मेन परसेप्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन वर द सेम, तो उन्होंने लोगों को सिखाया या बताया कि हर धर्म का जो परसेप्ट, यानी कि एक परसेप्शन है, लास्ट जो मेन परसेप्शन है वो सबका सेम ही है कि गॉड एक है। एम्फेसाइज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ नॉलेज, नॉलेज के प्रैक्टिकल यूज पे उन्होंने जोर दिया। वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए। रिमाइंड ब्रिटिश दैट रूलर्स टू हैड अ ड्यूटी टुवार्ड्स देयर सब्जेक्ट, यानी कि अपने काम के प्रति जो रूलर्स है उनकी भी कोई ड्यूटी होती है, ये रिमाइंड करवाया ब्रिटिश को। स्टार्टेड न्यूज़पेपर इन इंडिया, इंडिया में इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जीके के पॉइंट से भी देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय ने इंडिया में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके बाय न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आता है ओप्रेशन, ओप्रेशन यानी कि दबाव। ऑपरेशन 1818, ठीक है। इसमें क्या है? इंडियन कुड बी जेल्ड, इसमें ना मतलब कुछ जो लॉज थे वो पारित किए गए बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इंडियंस थे उनको उनको बिना बताए कि उन्होंने कुछ गलत किया है या उन्होंने क्या क्राइम किया, उसको बिना बताए उनको जेल में डाल दिया जाए, ठीक है। इसको रोलट एक्ट बोलते हैं, आपको ध्यान हो तो, अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सबने ही पढ़ा होगा, रोलट एक्ट बोलते हैं इसको। ब्रिटिश ऑफिसर्स ड्रू लार्ज सैलरीज, तो इंडियंस के साथ भेदभाव होता था। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे या ऑफिसर्स थे उनको अच्छी सैलरी दी जाती थी बजाय कि इंडियंस के, और सेम पोस्ट पे, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ 7 करोड़ टू इंडिया, इंडिया से 7 करोड़ के जो वस्तुएं थी या कुछ भी धन था या मेटल्स थे वो एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया से भेज चुके थे अपने इंग्लैंड में। तो एक था बेंटिक, बेंटिक कौन था? जी ऑफ इंडिया, मैंने ये लगाया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बेंटिक ने क्या बोला? द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स, कॉटन वेवर्स यानी कि जो कपड़े का काम करते हैं, कपड़ा जो बुनने वाले हैं, कॉटन बीनने वाले, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो वो क्या कर रहे हैं? वो ब्लीच यानी कि फेड कर देना, एक तरीके से फेड कर रहे हैं जो इंडिया के प्लेन्स हैं उनको। सो ये किसकी स्टेटमेंट थी? बेंटिक की। नेक्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन, किन में? इंडियंस में, अबाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें क्या आता है? लॉर्ड मैकोले 1835 में इन्होंने क्या किया? जो पर्शियन एंड जो संस्कृत थी हमारी उसको मीडियम चेंज करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया कि मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग बहुत नाराज़ हो गए उससे। तो उन्होंने, उनका मेन एम क्या था ये करने का कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश होना चाहिए। तो उनका एम था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी मिल सके, आर्मी में क्लर्क मिल सके, मतलब पढ़े लिखे होंगे, उनको इंग्लिश आती होगी तो भी तभी वो इंग्लिश आर्मी या ब्रिटिश आर्मी में काम कर पाएंगे। तो और उनको हेल्प हो जाएगी, ब्रिटिश आर्मी को हेल्प हो जाएगी इंडियंस के आने से अगर वो इंग्लिश सीखेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये लॉ पास किया था कि मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश होना चाहिए। बट तो इससे क्या हुआ? इससे ना सिर्फ उनका फ़ायदा हुआ बल्कि इंडियंस जो थे कुछ वो भी एजुकेटेड हो गए और उन्होंने आगे इंटेलिजेंट, तो मतलब इंटेलिजेंट भी होते हैं कुछ लोग उनमें से, तो जो इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने और भी लोगों को आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। पीपल वांटेड टू गेट राइड ऑफ द ब्रिटिश, और क्या हुआ कि उनके बीच में रोष पैदा हो गया और जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश से पीछा छुड़ाने की ठान ली और चाहने लगे वो ऐसा। तो ये क्या, इनके 3 पॉइंट्स हैं वैसे छोटे छोटे से। दास पाक्स यानी कि चिंगारी फैली 1855 से 57, 1857 का विद्रोह, द रिवोल्ट 1857 स्टार्टेड एट मेरठ से स्टार्ट हुआ था। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, और फ्रीडम के लिए जो लड़ाई हुई 1857। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या आता है इसमें।
सो ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है और मेरे ख्याल से इससे कुछ क्वेश्चंस भी नहीं बनते, क्योंकि ये ज़्यादातर हिस्ट्री से रिलेटेड है, बस नॉलेज देने के पर्पज़ से डाले होते हैं। हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन 4, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर कहीं पे हम गए हुए हों या कोई इवेंट हो, मतलब सिर्फ एक हिस्सा हमारी मेमोरी से वो मिस हो जाता है या मतलब हम उसको भूल जाते हैं, बाकी सब कुछ हमको याद होता है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जो है हमारी लाइफ का किस्सा कह सकते हो वो भूल जाते हैं। सो ये है हमारी स्टोरी में, इसमें यही है, बिपिन चौधरी के साथ ऐसा ही होता है। सो बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी लेसन का नेम है, रिटन बाय सत्यजीत रॉय। ये एक है ह्यूमरस स्टोरी यानी कि मजाकिया स्टोरी है। मेन कैरेक्टर इज मेड टू बिलीव। मेन कैरेक्टर कौन से हैं? बिपिन चौधरी। उनको बिलीव यानी कि भरोसा दिलवाया जाता है कि वो बीमार हैं और उनको क्या हुआ है, लैप्स ऑफ मेमोरी यानी कि कुछ उनके माइंड से मिसप्लेस हो गया है इन ट्रूथ। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हिम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है, बिपिन हमारे मेन कैरेक्टर हैं, मीट्स घोष। घोष हैं जो उनको बिलीव करवाते हैं कि उनको रांची में वो मिले हुए हैं पहले। तो इस तरह का होता है, यहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। बिपिन चौधरी रेगुलर विजिटर हैं, यानी कि एवरी मंडे वो जाते हैं एक बुक शॉप पे। बुक शॉप का नेम है कालीचरण बुक शॉप। कालीचरण बुक शॉप, इसको ध्यान रख लेना, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि बुक शॉप का क्या नेम था। तो नई मार्केट में कालीचरण बुक शॉप के नाम से एक शॉप थी, उसके रेगुलर विजिटर थे कौन? बिपिन चौधरी। और क्या पढ़ते थे? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। तो ये सब पढ़ते थे कौन? बिपिन चौधरी। उस दिन क्या होता है, ही फेल्ट दैट समवन इज ऑब्जर्विंग हिम क्लोजली। तो बिपिन चौधरी को लगता है कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत ध्यान से, और वो पर्सन कौन था? परिमल घोष। स्माइल्ड बट बिपिन चौधरी नोट। तो वो परिमल घोष होता है जो बिपिन चौधरी की तरफ स्माइल करता है कि जैसे वो उसको जानता है, लेकिन बिपिन चौधरी उसकी तरफ स्माइल नहीं करते, मतलब वो अच्छा रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि उनको याद ही नहीं आता कि वो कौन है। ठीक है, तो क्या होता है, परिमल घोष बताते हैं, टोल्ड बिपिन दैट दे मेट ईच अदर फॉर अ वीक व्हेन ही विजिटेड रांची इन 1958। तो परिमल घोष उसको बताते हैं कि एक हफ्ते कि वो एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वो रांची गए थे 1958 में और वो वहाँ पे रहे थे, मतलब एक दूसरे के साथ, इसलिए वो उसको जानते हैं। बट बिपिन डिनाइड, लेकिन जो बिपिन है वो मना कर देते हैं, एंड सेड ही हैड नेवर बीन टू रांची। और वो बोलते हैं कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। लेकिन जो परिमल घोष हैं वो आगे भी कुछ इंसिडेंट बताते हैं जिससे उनको लगता है कि ये मेरा जो लैप्स ऑफ मेमोरी, मतलब मुझे हो गया है कि मेरी मेमोरी से कुछ स्लिप हो गया है। सो घोष बताते हैं बिपिन चौधरी को बहुत सारे इंसिडेंट बताते हैं, मतलब छोटे छोटे। घोष टोल्ड इंसिडेंट बिपिन हाउ ही हैड इंजर्ड हिज नी इन हुड्रो। तो वो बताते हैं कि हुड्रो में कैसे उन्होंने जो बिपिन है उनके घुटने पर चोट आई थी। ठीक है, घोष हेल्प्ड हिम, और उस टाइम पे घोष ने ही हेल्प की थी, किसकी? बिपिन की। मिस्टर दिनेश मुखर्जी के बारे में बताते हैं, इन रांची एट दैट टाइम, कि जो मिस्टर दिनेश था वो भी हमारे साथ रांची में ही था उस टाइम पे। और मिस्टर बिपिन स्टेड इन हायर्ड बंगलो। वो बताता है कि जो बिपिन है, बिपिन चौधरी, तो वो रुके थे जो हायर किया हुआ बंगलो था उसमें, लेकिन जो दिनेश था वो अपनी सिस्टर के साथ रुका था। और जो और क्या बताता है वो, ऑलवेज कैरीड अ बैग विद बुक्स ऑन साइट ट्रिप्स। ऑन मतलब साइट ट्रिप्स, साइट सीइंग ट्रिप्स होती हैं, उनके बारे में जो बुक्स होती हैं वो रखते थे अपने बैग में। कौन? बिपिन। तो ये कौन बताते हैं? घोष बताते हैं उसको कि आप ये कैरी करके लाए थे उस दिन। बिपिन आस्कड, बिपिन पूछता है विच कि मंथ कौन सा था, अच्छा बताओ कि इतना सब कुछ तुम बता रहे हो तो बताओ मंथ कौन सा था। तो आंसर मिलता है उसको अक्टूबर। घोष बताता है कि वो अक्टूबर था, लेकिन बिपिन बोलता है अक्टूबर 1958 ही वाज विद हिज फ्रेंड इन कानपुर। तो वो बताता है कि मैं तो कानपुर में था उस टाइम पे, तो आप बता रहे हो कि मैं रांची में था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो बोलता है, अपने फ्रेंड से कंफर्म करने की कोशिश करेगा आगे वो।
फिर से घोष बोलते हैं कि उन्होंने एक इंसिडेंट के बारे में भी बताया था कि कैसे वो अकेले रहते हैं, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उनके ब्रदर जो थे उनकी भी डेथ हो चुकी है, ये सब आपने बताया था। मतलब वो विपिन बोलता है घोष को कि नहीं, सॉरी, घोष बोलता है विपिन को कि आपने अपनी लोनली लाइफ के बारे में भी बताया था मुझे, और मुझे याद है। आगे होता है ड्राइवर सीतारमन, मतलब वो शॉप से वापस आते हुए का है ये इंसिडेंट। बिपिन आस्क्ड टू ड्राइवर बाय द गंगा, तो वो गंगा के किनारे होने को कहते हैं, मतलब गंगा साइड जाने को कहते हैं ड्राइवर सीतारमन को। कौन? बिपिन। द इंसिडेंट हॉन्टेड हिज माइंड, जो उसके दिमाग में मतलब हिला के रख दिया उसके दिमाग को, वो बार बार उसके दिमाग में आए जा रहा है कि ऐसे क्या कैसे हो सकता है। वाज ही लॉसिंग हिज माइंड, तो उसको ऐसे बिलीव होने लगता है कि क्या मतलब उसकी मेमोरी वीक हो रही है। सडन रिमेंबर्ड, अचानक से उसको ध्यान आता है हरिदास बागची, हरिदास बागची के बारे में उसको ध्यान आता है। और वो कौन है? हिज होस्ट एट कानपुर, कानपुर में जब वो गया था उसी टाइम पे 1958 में, तो उसका होस्ट था, मतलब जो अटेंड करता है कानपुर में, वो कौन था? हरिदास बागची। किसको अटेंड करता है? विपिन को। तो वो उसके बारे में उसको ध्यान आता है। बट रिमाइंड, लेकिन उसको फिर ध्यान आता है कि जो हरिदास बागची है वो तो जापान जा चुका है, मतलब अब वो उससे पूछ भी नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। सो जो विपिन है वो डिसाइड करता है कंफर्म करने का। चेक द राइट नी, अपना जो राइट साइड का जो घुटना है उसको चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके ऊपर एक मतलब कट का निशान है। दिनेश मुखर्जी, वो दिनेश मुखर्जी घोष ने बताया था, तो उससे कंफर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि दिनेश मुखर्जी कंफर्म्ड व्हाट द घोष हैड सेड। एक बार तो वो सोचता है कि मैं कैसे पूछूं, मतलब वो सोचेगा कि इसको याद ही नहीं है, मतलब इस टाइप से सोचता है, लेकिन फिर भी कंफर्म कर ही लेता है। लॉस्ट हिज एपेटाइट, नोट टेक हिज लंच, तो उसको ना तो भूख लगती है, एपेटाइट यानी कि पाचन, एक तरीके से भूख लगना, अपनी भूख भी खो देता है वो, तो वो लंच नहीं लेता उस दिन। मतलब इतना ज़्यादा सैड हो जाता है इन सब से कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर आता है चुन्नीलाल का। चुन्नीलाल विजिट बिपिन एट 7:30। चुन्नीलाल जो है वो उसका कलीग है एक तरीके से, और इस टाइम पे उसके पास उसका जो टाइम चल रहा है वो अच्छा नहीं है, मतलब रफ टाइम है, यानी कि मनी क्राइसिस है उसके, तो वो उसको विजिट करता रहता है बिपिन को। कौन? चुन्नीलाल। आस्क्ड अबाउट हिज, यानी कि बिपिन की विजिट टू रांची इन 1958, तो जो चुन्नीलाल है बिपिन से पूछता है कि क्या उसको मेरे रांची जाने के बारे में पता है 1958 का। तो चुन्नीलाल कंफर्म करता है, चुन्नीलाल कंफर्म्ड दैट ही हैड हिमसेल्फ बीन एट रेलवे स्टेशन। तो वो चुन्नीलाल बोलता है कि मैं तुमको मतलब लास्ट विजिट के लिए रेलवे स्टेशन तक मतलब छोड़ के आया था, मैं रेलवे स्टेशन तक आपके साथ था। तो चुन्नीलाल ऐसा बोलता है। चुन्नीलाल confirmed that he had been railway station to see him off. बिपिन told चुन्नीलाल that he would consult. तो बिपिन बोलते हैं चुन्नीलाल को, मतलब चुन्नीलाल के साथ बिपिन जो है थोड़ा फ्रैंक है, तो वो बोलता है कि मुझे कंसल्ट करना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट से। ठीक है, तो आगे आता है स्पेशलिस्ट का रोल। डॉक्टर परेश चंद्रा जो है स्पेशलिस्ट अबाउट किसके? माइंड के। गॉट पजल, मतलब ये स्टोरी सुन के जो डॉक्टर हैं वो भी पजल हो जाते हैं। टोल्ड एन अनयूजुअल केस, और इसको बोलते हैं कि ये तो एक अनयूजुअल सा केस है। ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग, वो बिपिन उसको क्या बताते हैं कि मेरे को बाकी तो सब कुछ याद है, लेकिन रांची वाला जो ट्रिप है वो बिल्कुल भी याद नहीं है। डॉक्टर सुजेस्टेड दैट, तो उनको डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? दैट ही शुड गो टू रांची नाउ, मतलब अभी उनको रांची जाना चाहिए। क्या पता मतलब रांची दोबारा जाएं तो वो उनको सब कुछ दोबारा से याद आ जाए। तो जो बिपिन है वो ऐसा ही करते हैं, वो रांची चले जाते हैं। ही वेंट राउंड द सिटी बट फीलिंग वाज सेम, तो वो रांची पूरा घूम लेते हैं, लेकिन फीलिंग जो है उनकी वो सेम रहती है कि क्या कि रांची मैं कभी आया ही नहीं, मतलब इस टाइप की वो फीलिंग सेम रहती है उनकी। ऑल्सो वेंट टू हुड्रो, हुड्रो पे भी जाते हैं। 5 बजे का टाइम है, मतलब शाम का 5 बजे का टाइम है। उनको 2 जेंटलमैन मिलते हैं गुजराती। फाउंड हिम लाइंग अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर इन हुड्रो, हुड्रो में एक बड़े से पत्थर के पास जो उनको मतलब बेहोशी की हालत में मिलते हैं। कौन? बिपिन। किनको? 2 गुजराती जेंटलमैन हैं उनको।
और जब उनको रीगेनिंग कॉन्शियस यानी कि जब वो होश में आते हैं, हिज फर्स्ट वर्ड्स, तो उनके पहले शब्द क्या थे, आई एम फिनिश, यानी कि मैं तो ख़त्म हो गया, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, मतलब मेरी तो मेमोरी लॉस हो गई, अब कोई होप ही बाकी नहीं है। लेकिन आगे क्या होता है, उनका क्योर कैसे होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बैक टू कलकत्ता, तो वो जो बिपिन है हमारे वापस आ जाते हैं कलकत्ता। ही वंडर्ड इफ़ ही was going to end up in the asylum, तो उनको ऐसा फील होता है असाइलम में, मतलब कि उनका तो जो बुढ़ापा है या वो उनकी मृत्यु है वो पागल खाने में होगी। वेंट टू बेड, और बेड पे चले जाते हैं, विद एन आइस बैग ऑन हेड, मतलब हेड के ऊपर आइस बैग लेके बेड पे चले जाते हैं। तो उनको रिसीव होता है एक एनवलप फ्रॉम चुन्नीलाल, चुन्नीलाल की तरफ से उनको एक लिफाफा या मतलब चिट्ठी उनको रिसीव होती है। फर्स्ट एक्सप्रेस्ड बिटरनेस फॉर गेटिंग नो हेल्प फ्रॉम बिपिन बाबू, तो वो फर्स्ट क्या एक्सप्रेस करते हैं पहले तो, कि उनके प्रति कड़वाहट बिपिन के प्रति, कि उन्होंने हेल्प नहीं की, किसकी, चुन्नीलाल की। वैसे तो बिपिन उसकी हेल्प कर देते थे, लेकिन उसने मना कर दिया होगा लास्ट टाइम, इसलिए वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी कड़वाहट कि उन्होंने क्यों मना किया हेल्प से। देन सैड हिज मेमोरी वाज ऑल राइट, और फिर बोलता है कि उसकी मेमोरी जो है बिल्कुल सही है, लेटर में लिखा हुआ है ये। टोल्ड हाउ ही हैड प्लेड अ प्रैक्टिकल जोक, तो वो बताता है कि कैसे उसने एक प्रैक्टिकल जोक खेला, मतलब लेटर के थ्रू ही बताता है कि प्रैक्टिकल जोक खेला अपॉन हिम, उसके ऊपर, किसके ऊपर, बिपिन, विद द हेल्प ऑफ मिस्टर घोष एंड दिनेश मुखर्जी के, दिनेश मुखर्जी एंड मिस्टर घोष को साथ लेके उसके ऊपर एक जोक मारा है, एक तरीके से प्रैक्टिकल जोक खेला है। क्योंकि जो चुन्नीलाल है उसको लगता है कि जो बिपिन है वो मतलब दूसरे की प्रॉब्लम्स फील नहीं कर पा रहा, कि जैसे कि चुन्नीलाल को उसने मना कर दिया या पैसे देने से, इसलिए वो ऐसा करता है कि उसको रियलाइज़ हो कि दूसरे के इमोशंस भी मायने रखते हैं। तो आगे जो हमारे डॉक्टर चंद्रा को बिपिन चौधरी क्या बोलते हैं, जब मतलब उसको बुला लेते हैं, पहले तो जो बिपिन बाबू हैं वो बुला लेते हैं डॉक्टर चंद्रा को कि आओ मुझे देखो कि मैं बीमार हो गया। लेकिन जब वो आते हैं तो क्या होता है, वो जो एनवलप है वो पढ़ चुके होते हैं लेटर। ही सेड दैट ही हैड रिमेंबर्ड एवरीथिंग ऑन रीचिंग रांची रेलवे स्टेशन, तो वो बोलते हैं कि रांची रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद मेरे को सब कुछ याद आ गया। एंड कॉल्ड हिम, और अभी मैंने उनको मतलब डॉक्टर को किस लिए बुलाया है, पेन किलर के लिए, क्योंकि हुड्रो में वो गिर गए थे और उनकी जिस वजह से उनको हिप पे थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो ये वो बोलते हैं। ये थी हमारी सारी स्टोरी। इसके एक बार जो हमने 4 चैप्टर्स किए हैं उनके राइटर्स भी देख लेते हैं कि कैसे याद करेंगे हम उनको ट्रिक्स के साथ। हाँ, तो हमारे फर्स्ट लेसन था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसको कैसे याद करेंगे, माइकल मोरपेज। माइकल ने दिया क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब एम से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। माइकल ने दिया क्रिसमस प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारे सुनामी। तो सोनाली ने सुनाया सुनामी के बारे में, सोनाली ने सुनाया सुनामी के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा कनेक्ट करके। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, मतलब अब इसको कैसे करेंगे, SD यानी कि सैड, सावंत, इसको करेंगे सावन, ठीक है, यानी कि सैड यानी कि पास्ट के बारे में, पुराने, सैड पास्ट के बारे में, सैड सावन के बारे में बताया। ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, पास्ट के बारे में जो सैड था, पास्ट था वो कैसा था, सैड, उसके बारे में सावन के बारे में बताया गया। मतलब इस लेसन में हमको ऐसे देख सकते हैं कि सैड सावन के बारे में बताया गया है, पास्ट कैसा था वो उस ग्लिम्पसेस में, मतलब इसको ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लो आप कि सैड सावन के बारे में बताया। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ये है मेमोरी से रिलेटेड, लेकिन एंड में बिपिन जो है उसकी जीत हो जाती है, मतलब सच्चाई की जीत हो जाती है। तो इसको ऐसे करेंगे, सत्यजीत रोय, सत्य की जीत यानी कि सत्यजीत। बिपिन चौधरी को कोई लैप्स ऑफ मेमोरी, कुछ भी ऐसा मेमोरी लॉस नहीं हुई, तो सत्य की जीत हो जाती है एंड में, इसको ऐसे हम याद कर लेंगे, सत्यजीत। तो ये थे हमारे 4 लेसन बुक हनी ड्यू NCERT क्लास 8। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।